तो आप हैं एम अचीवमेंट अकेडमी पर और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि है धनराज सिंह भदौरिया, जो कि अभी CPWD में जेई हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। इन्होंने जब SSC जेई क्वालिफाई किया था तब इनकी AIR 4 थी। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से CPWD काम करती है और क्या क्या काम करती है, वहाँ पे जेई का क्या काम होता है। साथ ही जानेंगे जो AIR 4 सर ने उपलब्ध मतलब पाई है वो किस तरीके से उनने पढ़ाई की, किस तरीके से प्रिपरेशन की, किस तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया, किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ का यूज़ किया, तो वो सब जानेंगे। तो थैंक यू सर, पहले तो आपने यहाँ पे हम लोगों को टाइम दिया। अब सर हम लोगों को थोड़ा बताइए कि CPWD में आपका क्या काम रहता है, CPWD काम कैसे करता है। हेलो फ्रेंड्स, जहाँ तक CPWD का सवाल है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो सरकारी जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं उनके कार्य करता है। CPWD दो तरह के कार्य करता है, एक मेंटेनेंस और एक प्रोजेक्ट। अगर आप मेंटेनेंस में हैं तो वहाँ पे स्थित पहले से ही जो इंस्टॉल किए हुए जो इक्विपमेंट हैं उनका मेंटेनेंस आप देखेंगे, जिसमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स का मेंटेनेंस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस है। और आपका जो नया प्रोजेक्ट की बात करेंगे अगर, तो प्रोजेक्ट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट निकालती है उनको, जैसे एम्स बनाते हैं, नया एम्स जैसे बनाना है उसका कंस्ट्रक्शन है, IITs हैं, NITs हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, इन सब के प्रोजेक्ट जो नए जो बिल्डिंग्स बनने होते हैं उनका कार्य CPWD करता है। जहाँ तक सवाल है, आप जैसे जूनियर इंजीनियर CPWD ज्वाइन करते हैं तो आप जाते ही जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें आपको वहाँ की क्रियाविधि के बारे में समझने को मिलेगा। और ज्वाइनिंग करने के बाद काफ़ी सही जॉब है, मतलब मीन्स सीखने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और सिंपल लाइफ है। और कार्य तो सब जगह ही है, वो करना ही होता है। और बाकी सैलरी भी अच्छी है। जब आप दिल्ली में अगर पोस्टेड हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती हैं तो वहाँ पे पोस्टिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो A क्लास सिटी है तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपको। ग्रुप B ग्रुप C सिटीज़ से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। तो क्वार्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर आपको अलॉट हो जाएगा और अपन फैमिली के साथ आप वहाँ पे रह सकते हैं। और अच्छा लाइफ है। और उसके बाद आप अगर चाहें तो कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, हायर ऑफिसर बनना चाहते हैं, और तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी और आप तैयारी करने का टाइम भी मिलेगा, आप तैयारी भी कर सकते हैं, आप जॉब अच्छे से कर सकते हैं। CPWD एक अच्छा ऑप्शन है आपको कैरियर में आगे ग्रोथ के लिए। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या प्रमोशन जो सीनियरिटी बेस पे है उसमें वो भी अपना प्रोविज़न है डिपार्टमेंट में। तो आपका प्रमोशन भी टाइम से ही होगा, ज़्यादा डिले नहीं होता। तो इसलिए अच्छा डिपार्टमेंट है CPWD। तो सर जैसे कि आपने बताया कि क्या क्या काम करती है CPWD, साथ ही अब सर हमें बताइए कि आपकी AIR 4 है तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की उसकी, क्योंकि मुझे पता पड़ा है कि MITS में जब आप पढ़ते थे, सर MITS ग्वालियर से पढ़े हुए हैं, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस ग्वालियर से। तो वहाँ से सर जब पढ़ते थे तो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि सर बहुत मस्तीखोर थे, हॉस्टलर थे। और वहाँ का हॉस्टलर होना मतलब पढ़ाई एकदम मतलब कम होना। खैर लास्ट ईयर्स में लोग काफ़ी अच्छा कर देते हैं हॉस्टलर, क्योंकि कई हॉस्टलर्स को मैं जानता हूँ MITS के, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। कुछ तो अपने इतने बड़े डिपार्टमेंट्स में हैं जिनका नाम भी नहीं ले सकते, साथ ही वो नेशनल सिक्योरिटीज़ में भी वर्क करते हैं। तो सर हमें बताइए कि आपने इतना अच्छा कैसे किया, एकदम ऐसे स्टूडेंट से आप इतना अच्छा AIR 4 तक कैसे पहुँचे। कॉलेज ड्यूरेशन 2009 से 2013 के बीच में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से मैंने बीटेक किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो उसमें उस टाइम पे कम पढ़ाई हो पाई, क्योंकि बाकी जगह जैसे खेलने का है, स्पोर्ट्स वगैरह रहता है, और हॉस्टल में जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो उतना कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं होती है। और एग्ज़ाम के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी चाहिए होती है, तो वो नहीं मेंटेन हो पाती। उसके बाद फिर जब तैयारी शुरू किया निकलने के बाद कॉलेज से, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी थी उस टाइम पे। तो प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं उनको देखा, पुराने पेपर सॉल्व किए, उसके बाद एक पेस बन जाता है, तैयारी का एक पेस होता है। वो पेस अगर अटेन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में उसी पेस के साथ निकल जाता है। उसके बाद नंबर्स जो आते हैं वो जस्ट लाइक आउटकम है। तो आप इस तरह से अपने जो तैयारी को वो मोड़ सकते हैं एक अच्छी डायरेक्शन में, और आप सक्सेस पा जाएंगे।
एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कई चीज़ें ध्यान देने वाली होंगी। जैसे आप किसी भी कोचिंग, जिस कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है उस पर स्ट्रिक्ट रहें और उसको कई बार रिवाइज़ करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि मटेरियल बहुत है, एग्ज़ाम में आता बहुत जो है वो रिवाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस अगर 100 क्वेश्चंस हैं या 200 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, 150 टू 160। इट मीन्स कि आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आपको मतलब क्वांटिटी ऑफ सिलेबस जो है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपने रिटेन किया हुआ है, जो आपने सीखा हुआ है, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ेंगे उसके बाद उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसको एक क्वांटम ऑफ मटेरियल में कन्वर्ट कर लेना है, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि पढ़ने के बाद आपको जो है हर चीज़ याद रहे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही स्ट्राइक हो और हो जाएगा, क्योंकि टाइम 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आपको पहले से एकदम तैयार रहना चाहिए कि ये इसका ऑप्शन यही लगेगा। तो इस तरह से आप कट ऑफ क्लियर करेंगे और मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। प्रिपरेशन के वक्त प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, जो पिछले 3-4 साल से जो पेपर आ रहे हैं, उनको अच्छे से दें, और उनसे ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। जैसे पहले बार आपसे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पूछ लिया, अगली बार उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछ लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट लॉ पढ़ के ही जाना है अच्छे से। और जीरोथ लॉ है, उसका मतलब कई इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके के पूछ लेता है, तो उस तरीके से जो चीज़ पूछी जा रही है उसको अच्छे से पढ़ लें और उसको रिवाइज़ कर लें। पेपर्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगले वाला होने वाला पेपर वो किस पैटर्न पे आने वाला है। 3-4 साल के पेपर लगाने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा उसमें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तैयारी। और तैयारी के वक्त टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ कम से कम 15 से 20 टेस्ट ईमानदारी से दे दें, तो उससे क्या होगा, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो आपने तैयार किया है अपना मटेरियल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक अच्छे से रिवीजन हो सकता है, और उसका एक आउटकम निकल के आने लगता है कि हम इस तरह से पेपर देंगे तो हम इतना अटेन करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हम एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करें, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए एक गाइडेंस मिल जाएगा कि इस तरह का पेपर आएगा, इतना टाइम, इतने क्वेश्चन, तो एक पहले से ट्रेनिंग हो जाएगी। जस्ट लाइक ए सेमीफाइनल खेल लेंगे आप अगर फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो थैंक यू सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और अदर जो चीज़ें बताई हैं उनको बताने के लिए थैंक यू सर। क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2-2, 4-4 साल रगड़ते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि हर चीज़ एक टाइम पे निकले, और एक एग्ज़ाम को पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि कभी किसी और 2 महीने में हर एक एग्ज़ाम चेंज कर रहे हैं, कि 2 महीने में कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले 2 महीने में किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कम से कम एक एग्ज़ाम को 1 से 2 साल तो दें, जिससे कि वो एग्ज़ाम में कम से कम आप मेंस तक तो पहुंच सकें। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करें। साथ ही थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे स्टूडेंट्स को टाइम दिया। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक फॉर एग्ज़ाम ऑल एस्पिरेंट्स।